एक ऐसा नेता जो झारखंड के शोषित और दबे कुचले हुए लोगों का आवाज बना और उनके मुद्दे को संसद तक लेके गया। एक ऐसा बेटा जो पिता की हत्या का बदला लेने नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए निकला। एक नाम जो अब इतिहास नहीं झारखंड की आत्मा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। ये झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानी, संघर्ष, आंदोलन, राजनीति और वह विरासत जो उन्होंने हमें दी। उनके पूरे जीवन को एक छोटे से वीडियो में समेटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनके जीवन के महत्वपूर्ण संघर्षों को आज हम इस वीडियो में याद करके उन्हें इस वीडियो के माध्यम से अंतिम जोहार कहेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग शिबू सोरेन के बारे में। और जब हम शिबू सोरेन के जीवन के बारे में जान रहे होते हैं तो केवल उनके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, हम जानते हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में, हम जानते हैं झारखंड में उस समय हो रहे शोषण के बारे में। यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण नेता का नाम लेने के लिए कहा जाए तो हो सकता है हमारे जहन में जो नाम आए वो आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उसी प्रकार से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में किसी एक व्यक्ति का नाम लेने के लिए कहा जाए तो वो नाम हमारे जहन में जो आता है वो है शिबू सोरेन जी का, जिनका जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन शिवरात्रि था और इसीलिए इनके माता पिता शिव भगवान के नाम पे शिवचरण लाल मांझी रख देते हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं गाँव घर में पर्व त्यौहार के दिन यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी पर्व त्यौहार से मिलता जुलता उस बच्चा का नाम रख देते हैं। लेकिन ये नाम शिवचरण लाल मांझी केवल स्कूलों तक ही सिमट के रह गया। उसके परिवार के लोग भी उन्हें शिबू कहते थे और आसपास के लोग भी उन्हें शिबू के नाम से जानते थे। आज पूरा देशवासी उन्हें शिबू सोरेन के नाम से ही जानता है। तो इस तरह से शिबू के नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। शिबू 5 भाई बहन थे। अब चलिए हम लोग जानते हैं शिबू सोरेन के जीवन की वो महत्वपूर्ण घटना जो उन्हें झकझोर के रख दिया और वो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के एक सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे। हम चलते हैं उनके बचपन में। ये घटना है 27 नवंबर 1957 का। कहा जाता है शिबू सोरेन और उसके बड़े भाई राजा राम स्कूल गए हुए थे। गोला के हाई स्कूल में वो पढ़ रहे थे और इनके पिता शिक्षक थे। सोबरन इनका नाम था, सोबरन मांझी, और शिक्षक होने के नाते शिक्षा का महत्व को समझते थे, इसलिए सभी बाल बच्चों को ये पढ़ा लिखा रहे थे। तो कहा जाता है 27 नवंबर 1957 को जब ये लंच लेके अपने बच्चे के लिए जा रहे होते हैं, उसी समय गांव के महाजन के द्वारा भेजे गए गुंडे के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। मतलब समझ रहे हैं, ये घटना 1957 का है और शिबू सोरेन का जन्म हुआ है 1944 को। अर्थात मात्र 13 साल की उम्र में शिबू सोरेन के सर से उसका पिता का साया जो है वो छीन लिया जाता है। और ये कैसे छीना जाता है? महाजनों के भेजे गए गुंडे के द्वारा। एक गुंडा उसके पिता का हत्या कर देता है। तो हो सकता है इस समय वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उनके पिता एक शिक्षक थे और महाजनों के द्वारा जो इनको मारा गया उसके पीछे एक कारण भी था। वो शिक्षक होने के नाते गांधीवादी विचारधारा को मानते भी थे और आसपास में गांव में चरखा प्रचार करते थे और साथ ही साथ महाजनी शोषण जो उस समय थोड़ा बहुत ऋण देके जमीन को लूटा जा रहा था उसके खिलाफ ये आवाज उठाते थे। साथ ही साथ शराबखोरी के खिलाफ भी ये क्या करते थे? आवाज उठाते थे। तो अगर महाजनों के खिलाफ आवाज उठाइएगा तो उनके नज़रों में तो आप चढ़ ही जाइएगा और लास्ट में आपको मरवा दिया जाएगा। हाल फिलहाल में भी हम लोग देखते हैं जमीन के नाम पे बड़े बड़े नेताओं को गोली मरवा दिया जाता है। तो ये तो घटना है 1957 को। इस समय महाजनी प्रथा और जमींदारी प्रथा जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। थोड़े से पैसे देके लोगों की जमीन छीने जा रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे सोबरन मांझी, शिबू सोरेन के पिता, और ये सब देख रहे थे। अगर पिता कोई भी काम करता है तो उसका बच्चा जो है वो समझता है कि उनके पिता क्या काम कर रहे थे और किसका विरोध कर रहे थे। तो इनको ये समझ में आ गया था कि हमें केवल पिता का हत्या का बदला लेना नहीं है, बल्कि पिता जो काम कर रहे थे वो काम को आगे बढ़ाना है। महाजनी शोषण से लोगों को बचाना है और शराबखोरी से लोगों को बचाना है, क्योंकि शराब एक इंसान को बर्बाद कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वो 5 भाई बहन थे और छोटे छोटे थे। मात्र 13 साल का उम्र हुआ था उस समय शिबू सोरेन का। कहा जाता है इनके पिता की हत्या के बाद इनकी जमीनें महाजनों के द्वारा लूट ली गई और न केवल महाजन बल्कि परिजन भी इनके जमीन को लूट लिए। कहा जाता है ना, जब मुश्किल वक्त होता है तो अपने भी कभी कभी पराये हो जाते हैं। महाजन तो लूटे ही लूटे, उनका काम ही था जमीन लूटना, लेकिन अपने जो इनके परिजन थे उनमें से भी कुछ ऐसे परिजन हुए जो इनके जमीनों को लूट लिए। इनकी माता का नाम था सोनामणि,
वो हिम्मत नहीं हारी और अपने पति के हत्यारे को बदला लेने के लिए या उनको सजा दिलाने के लिए हजारीबाग कोर्ट वर्षों तक जाया करती थी। और ये कोर्ट शिबू सोरेन और राजा राम भी जाया करते थे। इसी दौरान बहुत सारी चीज़ों को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और उनके दिमाग में एक बात तो आ गया था कि झारखंड में जो शोषण हो रहा है उससे आने वाले समय में हम लोगों को मुक्ति दिलाना है। जैसा कि आपको कहा गया, इनका जीवन बहुत बड़ा है और उनके जीवन के सभी संघर्षों को एक वीडियो में समेटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग कुछ संघर्षों के बारे में जान सकते हैं, जिनमें सबसे पहला संघर्ष या टकराव जो हुआ था वहाँ के जंगल के वनकर्मियों के द्वारा हुआ था। कहा जाता है जब पिता का मृत्यु हो गया तो इनका परिवार जो है वो पूरी तरह से काम करने में लग गया था। इन लोगों का पढ़ाई लिखाई छूट गया था, राजा राम का भी छूट गया और शिबू सोरेन का भी। अब स्कूल छोड़ के ये लोग काम करने के लिए चले गए। काम करने के दौरान ये जंगलों से लकड़ी भी काटा करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं आदिवासी समाज जंगलों पे निर्भर रहता है, तो ये जैसे जंगल का पूजा करता है वैसे जंगली उत्पाद को या जंगल से जो भी उत्पाद मिलते हैं उनका ये प्रयोग भी करता है। तो ये लोग जो है वो जंगल से लकड़ी काटा करते थे। उसी दौरान पता चलता है क्या कि जंगल के जो सुरक्षा के लिए रखे गए थे वनकर्मी, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो लकड़ी माफिया के साथ मिल गए और लकड़ी माफिया के साथ मिलके ये लकड़ी का व्यापार करते थे, अवैध व्यापार करते थे। तो इस तरह से महाजनी प्रथा का शोषण तो देख ही रहे थे। यहाँ जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी यहाँ के जंगलों के लकड़ियों को बेच रहे थे। ये चीज शिबू सोरेन को बर्दाश्त नहीं होता है और इस तरह से जो सबसे पहला टकराव शिबू सोरेन का होता है वो हम कह सकते हैं इन्हीं वन कर्मियों से होता है। इस तरह के और भी कई टकराव हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक टकराव जो है वो खैरा चातर के एक भगत से उनका हुआ था। कहा जाता है कि भगत ने ब्लॉक के कर्मचारियों से मिलकर गांव वालों के नाम नलकूप लगाने का ठेका लेकर बैंक से पैसा उठा लिया। हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक में बहुत सारे योजनाएं आती हैं, सरकारी योजना आती हैं, तो इस तरह से सांठगांठ करके एक भगत जो है बैंक से कुछ पैसा उधारी ले लेता है। किसके नाम पे? ग्रामीणों के नाम पे, और कहता है कि हम जो है गांव में एक नलकूप लगाएंगे। नलकूप तो नहीं लगा। पता चला कि उस कर्ज को वापस लेने के लिए बैंक कर्मचारी ग्रामीण के पास आ गए। ये चीज शिबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और शिबू को बर्दाश्त जब नहीं होता है तो अभी तक तो वो देख ही रहा था, जो महाजन का अत्याचार था वो देख रहा था, जो सरकारी कर्मचारी थे वो कैसे जंगलों को बेच रहे थे वो देख रहा था। तो इस तरह से जो भी शोषण हो रहा था वो सारा चीज वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो अब जो है कहा जाता है ना कि कभी कभी गुस्सा जो है चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये लोग जो है गांव के होते हुए भी गांव के लोगों के खिलाफ जा रहे थे और गांव के लोगों के नाम पे कर्ज उठा के पैसा लेके ये क्या कर रहे थे, अपना जीवन बना रहे थे। तो सबसे पहला काम जो उस समय युवा शिबू सोरेन करते हैं वो करते हैं इसका किडनैप। अब ये एक अजीब सा घटना था कि एक युवक जो है किडनैपिंग का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग जिस तरह से लोगों के ऊपर शोषण कर रहे थे इनको सिखाने के लिए यही काम करना बच गया था। शिबू सोरेन जो है इसको किडनैप कर लेते हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है ब्लॉक के अधिकारियों के साथ सुलह और सफाई के बाद भगत को मुक्त कर दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से शिबू सोरेन उग्र हो गए थे और उग्र होके किडनैपिंग का रास्ता भी ये अख्तियार कर चुके थे और कहे थे कि अगर कोई व्यक्ति शोषण करेगा, किसी आम इंसान का शोषण करेगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए वहां पे तो सुलह हो गया, लेकिन इस घटना से एक उग्र व्यक्ति या उग्र युवा का जानकारी लोगों को पता चल जाता है कि हाँ कोई एक लीडर जो है वो आया है जो कि गरीबों के लिए मसीहा बन के यहाँ हम लोगों के साथ खड़ा है। इसी बीच जब आप इस तरह से फेमस होते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपका मुलाकात होता है। इसी बीच कहा जाता है उनका मुलाकात एक कम्युनिस्ट नेता से हुआ, जिनमें प्रमुख थे चितरपुर के मंजूर हसन। मंजूर हसन कहा जाता है खुद जमींदार थे, जमींदार फैमिली से थे, लेकिन अलीगढ़ में विश्वविद्यालय में वो पढ़ के आए थे। तो जब शिक्षा मिलता है ना तो ये जो गलत प्रथा है या महाजनी प्रथा है इसके हम खिलाफ चले जाते हैं और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हो गया। और हम लोग जानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो है वो समाज के निचले से निचले तबके को सभी संसाधन देना चाहते हैं जो संसाधन ऊंचे तबके के लोगों को मिलता है। तो इस तरह से ये इनके संपर्क में आते हैं, मंजूर हसन के संपर्क में। मंजूर जो हसन है वो कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट नेता भी बने, विधायक बने, लेकिन माफिया गिरोह ने शपथ लेने से पहले ही इनका पटना क्लब में हत्या करवा दी। तो जब आप नेता बन रहे होते हैं तो कई सारे लोगों के आप खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसी कारण से वो लोग जो है आपकी हत्या करवा देते हैं। और यही देखने को मिलता है कम्युनिस्ट नेता मंजूर हसन के साथ। विधायक वो पद जीत लेते हैं, लेकिन विधायकी पद का शपथ लेने से पहले ही उनको हत्या करवा दिया जाता है, उनकी हत्या करवा दिया जाता है। उनके साथ रह के शिबू सोरेन को एक चीज तो समझ में आ गया था कि हमारे समाज को शोषण मुक्त समाज जो है वो बनाना है और जब तक हम अपने समाज को शोषण मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
इसी दिन एक और घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें पता चलता है कि बोकारो में स्टील कारखाना लगने वाला है। और जैसे कि अभी कारखाना लगता है, जमीन का अधिग्रहण होता है, तो अभी भी विरोध होता है। उस समय भी विरोध हो रहा था। पहले दौर में कहा गया भूमि समतलीकरण का काम चल रहा था। इन्हीं सब का विरोध जो है वो जैना मोड़ के विरोध में एक जैना मोड़ के पास एक बैठक बुलाया गया। होता है ना कि आपका जमीन छीना जा रहा है, गांव घर के जमीन छीने जा रहे हैं, तो सभी आपस में मिलते हैं और मिल बैठ के ये निर्णय लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें कि ये अधिग्रहण जो है वो रुक जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोग जो है जमा हुए थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि केवल आम इंसान जो है वो जमा होके कुछ बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सभा में बड़े से बड़े चेहरे को बुलाने का प्रयास करते हैं। और उस समय तक शिबू सोरेन जो है, जैसे कि अभी 2 घटना बताया गया, वो भगत को किडनैप करने वाला घटना या सरकारी कर्मचारी जो वन कर्मी थे उससे उलझ जाने का जो घटना था, इसके कारण शिबू सोरेन बहुत फेमस हो चुके थे और इसीलिए उन्हें यानी शिबू सोरेन को वहां पे बुलाया जाता है। कहा जाता है उस दिन बैठक में डुगडुगी और घनघोर आवाज के बीच अपनी जमीन और आदिवासी महिलाओं के सम्मान के लिए अनवरत संघर्ष का संकल्प लेते हैं शिबू सोरेन। एक संगठन उसी दिन बनाते हैं और नाम जो रखते हैं वो है संथाल सुधार समिति। लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर आदिवासी सुधार समिति रख देते हैं ताकि झारखंड के सभी आदिवासी उससे कनेक्ट कर पाए। वह सभा जिस जमीन पे हो रही थी, कहा जाता है वो भविष्य मांझी की थी, लेकिन महाजनों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब देख रहे हैं महाजनों के द्वारा इनके पिता का हत्या कर दिया गया है और अभी भी यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जिसमें हम सभा कर रहे हैं, जहाँ बैठ के हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि ये शोषण से हमको मुक्ति चाहिए या कारखाना हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे, वो जमीन को भी कब्जा कौन किया है, तो एक महाजन कब्जा किया है। तो वो कहते हैं उस सभा में ही कहते हैं शिबू सोरेन कि आज से इस क्षण से यह जमीन महाजन के कब्जे से मुक्त हुई, आज से इस जमीन पर संथाल सुधार समिति का कार्यालय होगा। तो सीधे सीधे कह देते हैं शिबू सोरेन कि ये कब्जा भले महाजन इस जमीन पे कब्जा महाजन का है, लेकिन आज हम यहाँ पे सभा कर रहे हैं और आज से ये जमीन जो है हम लोगों का हुआ, अब यहाँ पे महाजन का कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है संथाल सुधार समिति या आदिवासी समिति का वहां पे कार्यालय वहां से ही शुरू करते हैं। आंदोलन के लिए नए साथियों ने इलाके में उन जमीनों की सूची बनाई जो महाजन के द्वारा कब्जा कर रखा था। अब जब यहाँ पे हो ही गया कि महाजन जहां जहां कब्जा किए उस जमीन को वापस लेना है, तो पहले तो सूची लिस्ट बनाया गया कि आखिर वैसा कौन कौन सा जमीन है जिसको महाजन जो है वो लूट लिखे। एक एक करके उन जमीनों पर धावा बोलकर खड़ी फसल काटने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो आप समझ रहे हैं ना, जो भी जमीन महाजनों के द्वारा लूट लिया गया था, उस जमीन में जो भी खड़ी फसल था उसको काट लिया जाता था। और इस तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा टकराव तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, धारा 389, 79, 144 और 145 के तहत पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अधिकांश मामलों में शिबू सोरेन जो है वो मुख्य अभियुक्त भी बनते हैं। तो इस तरह से शिबू सोरेन जो है वो झारखंड आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा बन के उभर रहे थे। तो इस तरह से संघर्ष तो चलते रह रहा था। इसी संघर्ष के बीच कहा जाता है एक दिन बंचास वाले मोहन मांझी उन्हें विनोद बिहारी महतो से मिलाने के लिए धनबाद ले गए। विनोद बिहारी महतो वकील भी थे और विस्थापितों का मुद्दा लड़ा कर रहे थे। तो जैसा हम लोग अभी जान रहे हैं कि यहाँ कारखाना बनता था तो लोगों को विस्थापित किया जाता था, तो उन्हीं विस्थापितों का लड़ाई लड़ रहे थे विनोद बिहारी महतो। विनोद बाबू कहा जाता है कुर्मी समुदाय के उत्थान और उनमें जागरूकता फैलाने में लगे थे। उधर शिबू सोरेन महाजन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब एक आदिवासी के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वहां पे वो क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और एक कुर्मी समुदाय के उत्थान और उसमें जागरूकता फैलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो दोनों जो है आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और शिबू धनबाद आते तो विनोद बाबू के घर में ही रहते, ऐसा कहा जाता है। इस दौरान शिबू सोरेन की मुलाकात ए.के. राय से भी होती है। विनोद बाबू कोई वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाने की सोच रहे थे। उनके दिमाग में यह बात आई, क्यों ना शिबू सोरेन के साथ एक नया राजनीतिक दल बनाया जाए। विनोद बाबू में इस संबंध में ए.के. राय से बात भी करते हैं और तय होता है कि 4 फरवरी 1972 को इसे लेकर बैठक होगी। विनोद बाबू के धनबाद स्थित आवास पर बैठक बुलाई गई। बैठक में सोनोत संताल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर एक नया संगठन बनाया गया। नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया और 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला स्थापना दिवस धनबाद में मनाया गया। यह शिबू सोरेन के सामने अपनी ताकत दिखाने का मौका था। शिबू को के बुलाने पर गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर से आदिवासी समाज परंपरागत हथियार लेके पहुंचता है और इस तरह से शिबू सोरेन जो है एक
तरह से हम कह सकते हैं राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन के उभरते हैं। इस प्रकार झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा नेता बन गए, जिन्हें आगे कई लोगों का साथ मिला। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था सूरज और शैलेंद्र जी का। शिबू सोरेन और सूरज और शैलेंद्र महतो, ये सब जो है मिलके, इनकी तिगड़े मिलके झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं।